हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि मराठास कौन थे। हमने शिवाजी के बारे में जाना था, किस तरीके से उन्होंने फोर्ट्स बनवाए और वो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या थी, किस तरीके के वो राजा थे, किस तरीके से रूल करते थे। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में जानी थी। सो दिस इज द चैप्टर थर्ड फ्रॉम क्लास 8, द मराठा एम्पायर। और आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे शिवाजी एंड मुगल्स के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया था इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं। अगर हम मुगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे औरंगजेब के बारे में। हम ऑलरेडी जानते हैं कि औरंगजेब कितना ब्रूटल था, कितना सरफिरा इंसान था। और ऐसा इंसान जिसने ऑलरेडी फिर से अपने कोर्ट के अंदर इस्लामिक लॉ को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया था, जजिया टैक्स को दोबारा से इम्पोज कर दिया था। ये सारी चीजें हमने जानी थी। अब यहाँ पर मराठा एम्पायर में उसने क्या रोल प्ले किया अपना, किस तरीके से हमारी हिस्ट्री को उसने एक नया पार्ट दिया, नया फ्रेम दिया, किस तरीके से, क्या रिलेशन रहा उनका शिवाजी के साथ, और किस तरीके से उन दोनों का इंटरेक्शन होता है इसमें। वो सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर जानने वाले हैं। सो शिवाजी एंड मुगल्स। तो मैं आपको ये बताने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं एक स्टोरी बता देती हूँ आपको इसमें कि जो औरंगजेब था, वो चाहता था अपने आप को एक ऐसा रूलर बनाना जिसने पूरी कायनात पे अपना कब्जा किया हो। बट अनफॉर्चुनेटली वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पूरे पार्ट पे कब्जा नहीं कर पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट तक ही इंडिया के सीमित रहता है। अब वो दक्कन पार्ट में भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट दक्कन प्लेट्यू वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी मराठास के अंदर था, वो रूल कर रहे थे वहां पे। तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ टेरिटरीज को लेकर, जहां पर वो अपने जनरल्स को भी भेजता है। और शिवाजी क्या करते हैं कि उनको सीक्रेट कैंपेन्स के थ्रू और गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू हरा देते हैं। और जो शाइस्ता खान होता है, जिसको औरंगजेब भेजते हैं यहाँ पर, इसलिए भेजते हैं कि वो उन पे कब्जा कर ले। अब वो 3 साल तक क्या करता है, मराठास की टेरिटरी को अपने कंट्रोल में करके रखता है। बट फिर वही शिवाजी क्या करते हैं कि उसको पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चुपके से एक सडन अटैक करके, सरप्राइज अटैक करके उसकी भी कहानी जो है खत्म कर देते हैं। उसको इतना इंजर्ड कर देते हैं कि उसके बाद 3 सालों तक वो मुगलों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और फिर जब औरंगजेब को लगता है कि हाँ, ये इंसान जब इसने किसी को नहीं छोड़ा और इतना पावरफुल है, तो उसने क्या किया, उसने जयसिंह को भेजा, राजा जयसिंह। एक राजपूत राजा थे वो। और अकबर के टाइम पीरियड से ही राजपूतों के बीच में और मुगलों के बीच में जो है एक अच्छी ट्विनिंग रही है, उनके अच्छे रिलेशन रहे हैं। तो जो राजा जयसिंह थे, वो उनको भेजता है। अब राजा जयसिंह आते हैं यहाँ पे, बात बात करते हैं। इवन वो उनसे, राजा जयसिंह शिवाजी से ये भी कहते हैं कि आप जो है औरंगजेब के पास जाइए, बात करिए उनसे आराम से, और जो भी आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो भी मिसकंसेप्शन है, उस चीज को आप क्लियर करिए। और इस चीज की गारंटी मेरी है कि औरंगजेब जो है आपको वहां पे कुछ नहीं कहेगा। फिर शिवाजी जाते भी हैं वहां पे। बट औरंगजेब रहा बदतमीज इंसान। वो क्या करता है, उतनी, मतलब शिवाजी उनसे एक ट्रिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, एक समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं। बट वो वहां पे एग्री नहीं होता है। वो उनको और ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, अपनी पावर दिखाता है चिल्लाकर, जो चीज शिवाजी को बर्दाश्त नहीं होती है, और वो वहां पर उससे लड़ाई करते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि इससे अच्छा मैंने आपको बताया नहीं, ऑलरेडी वो जो है, जो शिवाजी के बेटे थे, उनको वो अपने पास रख लेता है, यानी कि उनपे कब्जा करके अपने पास उनको रख लेता है। और शिवाजी इसीलिए जाते हैं, मेन यही रीजन होता है उनका। बट औरंगजेब नहीं मानता, और औरंगजेब उन्हें चॉइस देता है, या तो अगर तुम्हें फ्री रूल करना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी टेरिटरी को छोड़ दिया जाए या फिर मैं उस पर कब्जा ना करूं, तो
जो तुम्हारी आने वाली जनरेशन्स होंगी तुम्हारे बेटे से ही, उनको हमारी गुलामी करनी पड़ेगी, एज अ स्लेव जो है हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। बट शिवाजी को ये चीज क्यों मंजूर होगी? जो इंसान ऑलरेडी अपनी लैंड से, अपनी टेरिटरी से इतना लगाव है, जिसे जो इतना प्यार करता है, वो क्यों अपने बेटे को भेजेगा किसी के यहाँ एज अ स्लेव काम करने के लिए? तो वो उस चीज से डिनाई कर देते हैं, और औरंगजेब के बीच में और शिवाजी के बीच में बहस होती है, फिर लड़ाई भी हो जाती है। और वहां पर औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी को और उनके बेटे को एनेक्स कर लेता है, बंदी बना के रख लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑलरेडी जो राजा जय सिंह थे, जो जिन्होंने मतलब जिनको औरंगजेब ने भेजा था, तो वो ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके होते हैं शिवाजी से कि इसकी गारंटी मेरी है कि वो आपसे बहुत मतलब प्यार से बात करेगा, और जो सारी चीजें हैं इजीली शॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर राजा जयसिंह क्या करते हैं, जब उनको बंदी बना लिया जाता है शिवाजी को, तो वो उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि शिवाजी क्या करते हैं, कंटिन्यूसली जो फ्रूट बास्केट्स होते हैं जो कि राजा के लिए जो भेजे जाते हैं उसके फोर्ट पे, वो कंटिन्यूसली भेजते हैं जहाँ पे उनको, जिस जगह पे उनको रखा जाता है, और इसमें उनकी हेल्प करते हैं जयसिंह। अब वो फ्रूट बास्केट जो है वो लगातार भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, चेकिंग होती है उनकी। तो सोल्जर्स को लगता है कि ठीक है, इतने टाइम से जा रहे हैं, फ्रूट्स ही तो जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है इनमें। तो वो अब जो उनकी टेकिंग, सॉरी, जो चेकिंग है उनकी बहुत लूज सी हो जाती है। अब उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, इतनी चेकिंग नहीं करते वो लोग। अब यहाँ पर उन फ्रूट बास्केट्स के थ्रू जो जय सिंह हैं और जो शिवाजी हैं, उनके बीच में लेटर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता था, यानी कि यहाँ से शिवाजी लिख के भेजते थे और वहां से जय सिंह भेजते थे। अब एक दिन शिवाजी और उनके बेटे वो खुद उन फ्रूट बास्केट के अंदर बैठकर महल से चले जाते हैं, और उस महल से जाते हैं जहां पर उन्हें औरंगजेब ने बंदी बनाया हुआ होता है। अब वो वहां से चले जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं, मतलब कोई चेकिंग ही नहीं करता, जो उनके सोल्जर्स है वो चेकिंग ही नहीं करते हैं उसकी सही तरीके से। उनको लगता है ऊपर ऊपर फ्रूट्स हैं और डेली ही जा रहे हैं, तो क्या ही चेकिंग करने की जरूरत है। अब जैसे ही शिवाजी का जो फ्रूट बास्केट है वहां से निकल जाता है, जिसके अंदर ऑलरेडी वो और उनके बेटे बैठे हुए होते हैं, वो जाते हैं और औरंगजेब के किले पर अटैक कर देते हैं, और औरंगजेब के किले पर जब अटैक करते हैं, वो औरंगजेब को पूरी तरीके से हरा देते हैं। और उसके बाद जो शिवाजी होते हैं, वो दोबारा से अपनी एनेक्स टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, वो फिर से उस पे अपना रीगेन कर लेते हैं, और रायगढ़ में दोबारा से उनका कॉरोनेशन करवाया जाता है, उनका राज तिलक करवाया जाता है, जहां पर उन्हें छत्रपति की उपाधि दी जाती है, उनको छत्रपति का टाइटल दिया जाता है। और जब उनको टाइटल मिलता है, वहां से शुरू होती है छत्रपति जी शिवाजी की एक अलग ही दुनिया। और कहते हैं कि वो जो टाइम पीरियड रहा, उसने मराठा एम्पायर को और ज्यादा पावरफुल बना दिया, और दुनिया में उनकी एक अलग पहचान निकल कर आई। अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। शिवाजी's ग्रोइंग पावर चैलेंज द मुगल एम्पायर इन द दक्कन। तो जिस तरीके से शिवाजी जो थे वो ग्रो कर रहे थे, जो उनकी पावर थी, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी, जो स्ट्रांग होती जा रही थी, वो कहीं ना कहीं दक्कन रीजन में और जो मुगल्स थे उनके लिए एक चैलेंज बनता जा रहा था, एक चुनौती बनती जा रही थी। द मुगल्स वांटेड टू कंट्रोल ऑल रिच टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब मुगल्स तो और हमेशा से लालची ही थे, वो तो चाहते ही थे कि जितनी भी पावरफुल कंट्रीज हैं, पावरफुल स्टेट्स हैं, टेरिटरीज हैं, उनको हम अपने कंट्रोल में कर लें, जस्ट बिकॉज ऑफ वेल्थ, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के लिए। क्योंकि पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सबसे ज्यादा आर्मी पे इन्वेस्ट करेंगे, आर्मी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतने ही ज्यादा इनको कॉन्क्वेर करने में आसानी होगी। औरंगजेब द मुगल एम्परर कंसिडर्ड शिवाजी एज अ रेबल। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम मेनली यहाँ पर औरंगजेब के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसा मुगल एम्परर जो कि शिवाजी से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो चुका था।
तो औरंगजेब जो था वो शिवाजी को अपना एक रेबल मानता था, अपना एक विद्रोही मानता था, एक ऐसा कंपटीटर मानता था जो कि उनको कभी भी हरा सकता है। शिवाजी used guerrilla warfare, captured many forts and defeated Mughals general। तो शिवाजी जो थे जब वो लड़ाई करते थे, जब वो बैटल्स में जाते थे, तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर हमेशा यूज करते थे, यानी कि इस तकनीक को, जो तरीका था लड़ने का, जो अ, आदिवासियों के थ्रू, यानी कि जो संथाल लोग होते हैं या फिर ऐसे लोग जो मोस्ट ऑफ फॉरेस्टल रीजन्स के पास रहते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है हमारी, तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि हमें किस तरीके से छुपना है और कैसे अटैक करना है, तो बहुत स्किल्ड होते हैं इन चीजों में वो। तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर जो है उस स्किल का यूज करते थे अपनी बैटल्स के अंदर। और इसके साथ साथ उन्होंने मुगलों के कई फोर्ट्स को कैप्चर किया और उन्हें डिफीट किया। मेजर कन्फ्रंटेशंस हमें कहाँ पे मिलती हैं? एक तो जो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ होती है हमारी 1659 में, जहां पर वो अफजल खान को हराते हैं। अच्छा, अफजल खान जो मैं बताती हूँ यहाँ पे, अफजल खान और बैटल ऑफ जो प्रतापगढ़ है कैसे है। सूरत में जो फोर्ट था इनका, तो अफजल खान वहां पे रूल कर रहा था, और ये एक जनरल था मुगल एम्पायर का। ऐसा होता ना कि उन्होंने अपने ही नॉवेल्स को एरियाज दे दिए रूल करने के लिए, तो ऐसे ही अफजल खान भी रूल कर रहा था। अब शिवाजी और अफजल खान के बीच में जब बैटल होती है, तो अफजल खान जो है समझौते के लिए जो है वो उन्हें बुलाता है शिवाजी को, और कहता है कि आपको बिना हथियारों के आना है, हमें सिर्फ हम बात करेंगे बस। तो फर्स्ट मीटिंग होती है कि जब शिवाजी जो है अफजल खान से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। अब शिवाजी इतने मास्टरमाइंड ऑलरेडी थे कि उन्हें पता था कि ये मुगल्स हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये तो कहा था कि आपको बिना हथियारों के आना है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक कन्वर्सेशन करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं। बट शिवाजी अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, पूरी सेफ्टी के साथ जाते हैं। वो क्या कहते हैं, पहले से ही ऑलरेडी जो आर्मर्स होते हैं, जो आर्मी की जो ड्रेस होती है मेटल वाली, वो ऑलरेडी वेयर कर लेते हैं। और उसके बाद अपनी जो राजसी पोशाक होती है, जो उनकी राजाओं की ड्रेस होती है, वो फिर पहनते हैं उसके बाद, ताकि पता ना चले। तो जब वो जाते हैं अफजल खान से मिलने के लिए, तो अफजल खान जैसे ही उनको गले लगा रहा होता है, तो वो ऑलरेडी पूरी प्लानिंग में होता है कि जैसे वो उन्हें गले लगाएगा वो उन्हें मार देगा चाकू से। और जैसे ही अफजल खान उन्हें अटैक करने की कोशिश करता है उन पर, शिवाजी जो है अपनी वांग नाग से, यानी कि एक एक वेपन है वो, जो कि हाथ में पहना जाता है, और जो उसके नेल्स हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं, शेर के नाखूनों के जैसे, और वो उसकी पीठ में लग जाता है। मतलब कि जैसे वो गले लगाते हैं तो वो एकदम से उसकी पीठ के अंदर घुस जाता है। और ये चीज शिवाजी जानबूझ के करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जैसे ही वो गले लगाएगा वो उनपे अटैक करने वाला है। तो शिवाजी क्या करते हैं, उसके अटैक करने से पहले खुद ही अटैक कर देते हैं, और वहीं पर ऑन द स्पॉट जो है अफजल खान की डेथ हो जाती है। और यहाँ से जो है शिवाजी और ज्यादा पावरफुल होता है, और औरंगजेब उनसे और भी ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि जो अफजल खान था वो एक मुगल जनरल जनरल था। अब यहाँ से वो डर जाता है कि अगर इसने अफजल खान को एक ही मीटिंग में मार दिया, प्रतापगढ़ के फोर्ट पे भी अपना कैप्चर कर लिया, उसके बाद वहां पर मतलब वो देखता है कि जितनी भी इनलीगल चीजें होती हैं, जहाँ पे उन्होंने बेवजह अपना कब्जा किया होता है, उनको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं शिवाजी। बस वो टेम्पल्स को कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उनको कभी डिस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। जो लोग बेगुनाह होते हैं उन पर भी उन्होंने कभी कोई किसी भी तरीके का कोई अटैक नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया उन्होंने उनके ऊपर। तो वहां से जो है प्रतापगढ़ का फोर्ट जो है, जो सूरत वाला फोर्ट है, जो सूरत की टेरिटरी है, वो कंट्रोल में आ जाती है शिवाजी के। और ये होता है 1659 में। उसके बाद शाइस्ता खान। तो शाइस्ता खान को पुणे में डिफीट करते हैं 1663 में। मैंने अभी आपको बताया था कि जो औरंगजेब के कुछ जनरल्स थे वो क्या करते हैं, 3 साल के लिए एनेक्स कर लेते हैं मराठा मराठा टेरिटरी को। अब जब उनको ये पता चलता है औरंगजेब को कि अफजल खान को मार दिया गया, वो शाइस्ता खान को भेजता है और कहता है कि तुम्हें जो है शिवाजी को हराना है। अब वो आता है और मुगल सॉरी मराठा टेरिटरी पर अपना कंट्रोल कर लेता है, कुछ टेरिटरीज पर अपना कंट्रोल कर लेता है।
अब शिवाजी ऐसे अचानक से पूरी प्लानिंग के साथ ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने वेट किया। और जब 3 साल तक शाइस्ता खान ने उनको उनकी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में रखा, शिवाजी ने क्या किया, अचानक से रात के टाइम पे अपनी कैंपेन करी और उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया शाइस्ता खान के ऊपर। और उसका जो नाइट काम था उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट कर दिया उन्होंने, और इंजर्ड किया शाइस्ता खान को ताकि वो आगे कुछ कर ना पाए। और फिर उसको एनेक्स किया, और मुगलों की टेरिटरी जो थी उन्होंने भी सेम 3 सालों के लिए उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। सो शाइस्ता खान वॉज डिफीटेड इन पुणे इन 1663। तो 1663 में शाइस्ता खान को उन्होंने पुणे में हराया। फिर ट्रिटी ऑफ पुरंदर, तो जो ट्रिटी ऑफ पुरंदर होती है 1665 में होती है, और शिवाजी हैड टू गिव सम फोर्ट्स टू द मुगल्स। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, उनके बेटे को भी बना लिया था, और कहा था कि बात तभी खत्म होगी जब आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो हमारे यहाँ पे एज अ स्लेव काम करेगी। तो इससे पहले होती है ट्रिटी ऑफ पुरंदर जो कि 1665 में होती है। इसमें क्या होता है कि शिवाजी को अपनी कुछ फोर्ट्स जो हैं वो मुगलों को देने पड़ते हैं। Shivaji visited Aurangzeb's court in Agra 1666 but was humiliated. He escaped cleverly and returned to his kingdom. तो जो जयसिंह, मैंने आपको जयसिंह के बारे में बताया था, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रिटी ऑफ पुरंदर होती है तो पुरंदर की बैटल भी होती है। यहाँ पर जो औरंगजेब है वो जयसिंह को भेजता है और जयसिंह के बीच में और उनके बीच में लड़ाई होती है, बट अनफॉर्चुनेटली जयसिंह जो है वो शिवाजी से जीत जाते हैं, जहाँ पे ट्रिटी ऑफ पुरंदर होती है, जिसमें शिवाजी को अपने कुछ फोर्ट्स जो है मुगलों के नाम करने पड़ते हैं। और जयसिंह उन्हें ये भी एडवाइस देता है कि आप जाकर औरंगजेब से बात करिए और इस मैटर को यहीं पे खत्म करिए, वो मान जाएगा। बट औरंगजेब जो है वो नहीं मानता है, और वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट कर देता है, बहुत इंसल्ट करता है शिवाजी की, जिसकी वजह से फिर वो उनको और उनके बेटे को कैप्चर कर एनेक्स करके रख लेता है, बंदी बना के रख लेता है। लेकिन फिर जो है शिवाजी और उनके बेटे जो थे सांबाजी, वो जो है बाहर निकल कर आते हैं, मतलब कि वो फ्रूट्स टोकरी की टोकरी की मदद से और राजा जयसिंह की हेल्प से जो है बाहर आ जाते हैं, और फिर से उसके फोर्ट पे अटैक करते हैं औरंगजेब के, और जितने भी फोर्ट्स जो है मुगलों के कंट्रोल में चले जाते हैं उनको दोबारा से रीगेन कर लेते हैं। सो दीज इवेंट शो शिवाजी करेज, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ स्वराज सेल्फ। तो जितने भी इंसिडेंट्स हुए ये यही शो करते हैं कि जो शिवाजी हैं वो कितने ज्यादा बहादुर थे, कितने ज्ञानी थे, और कितने स्ट्रॉन्ग थे। वो उनकी जो स्पिरिट थी, जो वो चाहते थे स्वराज की, जहाँ पे वो सेल्फ रूल करना चाहते थे और अपने सिविलियंस को एक फ्री इन्वायरमेंट देना चाहते थे, उन्होंने वो चीज हासिल करी, उन्होंने वो चीज करके दिखाई। तो अगर हम मेनली बात करते हैं यहाँ पे, तो शिवाजी ने कभी भी मुगल्स रूल को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर इन शॉर्ट हम बात करें, ही फॉर टू प्रोटेक्ट हिज पीपल एंड फ्रीडम। इन्होंने अपने अपनी जनता की आज़ादी के लिए और अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए जो है लड़ाइयाँ लड़ी। औरंगजेब spent years in the Deccan trying to defeat Shivaji but could not succeed completely. औरंगजेब ने दक्कन में काफी समय बिताया और शिवाजी को डिफीट करने की पूरी कोशिश करी, पर वो नहीं कर पाया। और क्या आप जानते हो कि जो शिवाजी थे उन्होंने 300 से ज्यादा फोर्ट्स जो हैं कैप्चर किए अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बनवाए भी। अब हम बात करते हैं द मराठास आफ्टर शिवाजी। अब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली कि शिवाजी क्यों छत्रपति कहलाए और किस तरीके से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी मुगलों के अगेंस्ट। बट अब क्या होगा, ऐसे तो है नहीं कि एक इंसान एक लंबे टाइम तक जिंदा रहेगा, कभी ना कभी तो उसको मरना ही है। अब शिवाजी का भी सेम टाइम होता है, शिवाजी कब तक जिंदा रहेंगे। अब हम जानेंगे कि मराठास का क्या होता है शिवाजी की डेथ के बाद। So the topic is the Marathas after Shivaji. तो पहले जरा हम ये देखते हैं लीडर्स आफ्टर शिवाजी। कौन कौन से लीडर रहे हैं यहाँ पर शिवाजी के बाद।
तो सांबाजी और राजाराम दोनों ही शिवाजी के बेटे थे। और जो ताराबाई थी, ताराबाई जो है वो राजा राम की बीवी थी। यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ थे, राजा राम और ताराबाई, और सांबाजी जो थे उनके बड़े बेटे थे। तो सांबाजी रूल करते हैं 1680 से लेके 89 तक, यानी कि जो 9 साल या 10 साल जो है वो ये रूल करते हैं। 10 साल आप ले लो, ठीक है। और राजा राम जो है 1689 से लेके 1700 तक रूल करते हैं। और उसके बाद जो उनकी बीवी है वो रूल करती है। यहाँ पर हम एक और लेडी के बारे में जानेंगे, वो है अहिल्याबाई होलकर, जो कि होलकर डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। और वो भी एक मराठा फैमिली से थी। और उन्होंने भी मुगलों के खिलाफ, जो हम बनारस की बात करते हैं या फिर काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, केदारनाथ की बात करते हैं, जो सोमनाथ मंदिर है, तो उनका जितना भी डिस्ट्रक्शन किया था मुगलों ने, उनको उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा और दोबारा से बनारस में जो काशी विश्वनाथ है हमारे, उसको दोबारा से बनवाया। सो शिवाजी महाराज पास्ट अवे इन 1680। तो जो शिवाजी थे वो 1680 में जो है मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। आफ्टर हिम हिज सन सांबाजी बिकेम द किंग। अब इनकी डेथ के बाद जो इनके बेटे हैं सांबाजी, उनके पास जो रूलिंग पावर है वो आ जाती है। सांबाजी fought bravely against औरंगजेब but was captured and killed in 1689। तो जो सांबाजी थे वो भी पूरी बहादुरी के साथ औरंगजेब के खिलाफ लड़ते हैं, बट 1689 में उनकी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। आफ्टर सांबाजी, राजा राम, शिवाजी's younger son, continued the struggle। तो शिवाजी के बाद रूल करते हैं सांबाजी। और सांबाजी की डेथ के बाद उनके भाई, उनके छोटे भाई राजा राम रूल करते हैं। और वो भी अपने स्ट्रगल को जारी रखते हैं कि उन्हें भी मराठा एम्पायर को बचाना है और उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में कल छावा मूवी का एग्जाम्पल दिया था। तो जो जो छावा की हम बात करते हैं वो हमारे सांबाजी ही थे। He shifted the capital to Jinji Fort in Tamil Nadu, escape the Mughals। तो इन्होंने क्या करा, अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया और तमिलनाडु में एक जिंजी फोर्ट था उसको अपनी कैपिटल बना दी, ताकि वो मुगल्स को मुगल्स के लिए मतलब मुगल्स के लिए स्ट्रैटेजी बना सकें और उनको हरा सकें। आफ्टर Raja Ram's death 1700, his wife Tarabai took charge and led the Marathas। तो 1700 में राजा राम की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो उनकी वाइफ है ताराबाई, वो मराठास को लेड करती हैं, वो लीडर बन जाती हैं। आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707 द मराठास एक्सपेंडेड देयर पावर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और हाँ, जो ताराबाई थी यहाँ पर, वो तब तक हार नहीं मानती है जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो जाती है। और औरंगजेब जो है वो जिस मतलब जब उन्होंने ताराबाई के साथ लड़ाई करी थी उसी बैटल में जो है मारा जाता है। तो 1707 में औरंगजेब मर जाता है और वहां से जो मराठास हैं उनको अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। वैसे तो उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया हुआ था, एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया हुआ था, बट अब उनके पास कोई ऐसा दुश्मन नहीं रहा जो उनको एक्सपेंड करने से रोकेगा। They became a major power and challenged Mughal rule। और औरंगजेब के बाद तो हमने ये भी पढ़ा है कि कोई भी ऐसा मुगल रूलर नहीं रहा है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकल कर आया। क्योंकि औरंगजेब के बाद क्या होता है, बहादुर शाह जफर जो वन है वो रूल करते हैं। उसके बाद फारूक सियार हो गए और मोहम्मद शाह हो गए। फिर दोबारा से अगर हम बहादुर शाह जफर टू की बात करते हैं तो इतने स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे ये जो डिफीट कर सके। तो मराठास ने अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया और ज्यादा अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिया। तो इनकी जो अचीवमेंट्स रही शिवाजी की डेथ के बाद, वो थी स्प्रेड मराठास रूल फ्रॉम दक्कन टू नॉर्थ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने मराठास रूल को, मराठा के शासन क्षेत्र को दक्कन में ही नहीं सीमित रहने दिया, उन्होंने नॉर्थ इंडिया तक, नॉर्थ टेरिटरी तक एक्सटेंड कर दिया। कलेक्टेड चौथ, चौथ जो होता है ना एक काइंड ऑफ टैक्स होता है ना, कि आपको अपनी टोटल इनकम का 1/4 पार्ट जो है वो रूलर को एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो
ये चौथ टेक्स्ट जो है वो कलेक्ट करते थे बहुत सारे रीजन से, जितने भी इनके कंट्रोल के अंदर आते थे, जितने भी इनके एम्पायर के अंदर आते थे। बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी, इन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखा। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी नोबल जो है बहुत वफादार रहे, बहुत लॉयल रहे टुवर्ड्स देयर रूलर, बट इनकी जो ट्विनिंग थी, जो उनका इंटरेक्शन था इनके सिविलियंस के साथ, वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से इनकी नोबल्स जो थे वो चाहकर भी इन्हें धोखा नहीं दे पाए कभी भी। तो आपने कभी मराठास में ये नहीं सुना होगा कि मराठास के जो नोबल्स रहे, जो ऑफिशियल्स रहे, उन्होंने उन्हें धोखा दिया हो। बल्कि हमने दिल्ली सल्तनत में, हमने मुगल्स के बारे में ये जरूर सुना है कि उनको उन्हीं के रॉयल ऑफिशियल्स ने धोखा दे दिया है, अपनी ही डायनेस्टी शुरू कर दी है। बट ऐसा मराठास के साथ नहीं हुआ। लेट द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर मराठा एम्पायर, और वहां से एक नई शुरुआत होती है फ्यूचर मराठा एम्पायर की। आज के टाइम पे जो हम मराठी लोगों को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों ने, उनके एंसेस्टर्स ने उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, उनकी जो एक पर्सनालिटी है जो आज के टाइम पे हम देखते हैं, उनको बचाने के लिए अपनी जान गंवाई। इसके बाद जो हम कल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मराठास एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो मराठा एम्पायर के बारे में है। तो हम जानेंगे कि मराठास रूल किस तरीके से करते थे, उनके दरबार में, उनके राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है किस तरीके से चलता था, कौन कौन सी पोस्ट हुआ करती थी, और किस तरीके से जो उनका कल्चर था, जो उनका आर्किटेक्चर था, कैसे उन्होंने उस चीज़ को फ्लॉरिश किया, और उनकी लेगेसी क्या रही, ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो, अच्छी लगे, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।